जैसा कि आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। सरकार ने शपथ ले लिया है और 23 जून को संसद के सभी सदस्यों ने 7 सदस्यों को छोड़ करके प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ ले लिया। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, जब प्रोटेम स्पीकर के समक्ष सारे सदस्य शपथ ले चुके होते हैं, तब उसके बाद में संसद क्या करती है, एक अपने सदन के लिए संचालित करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। ये हर बार होता है कि जब भी नई सरकार का गठन होगा तो नई सरकार क्या करेगी, अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है अपने सदन को संचालित करवाने के लिए, सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए। ये प्रक्रिया लंबे समय से और ये चलती आ रही है। इसका एक इतिहास है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद काफी चर्चा में हो गया। अच्छा, चर्चा में होने का कारण क्या है? देखा गया कि 18वीं लोकसभा में यहाँ पे जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में देखा गया कि किसी भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं है जो अपने बिहाफ पे सरकार बना ले। तो यहाँ पे देखा गया कि एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई। अब एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई, बट अपोजिशन के पास ये था कि 99 सीटें जो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस के पास यहाँ पे 99 सीट थी। अब कांग्रेस ने क्या किया, अब पिछले 10 सालों में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2014 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस के पास एक अच्छी मेजॉरिटी नहीं थी और नॉर्मली 55 सांसद से यहाँ पर नीचे ही थी। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 होना अनिवार्य है। इतना होगा तभी जाकर के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दिया जाता है। 10 साल से कांग्रेस विपक्ष में है लेकिन विपक्ष का नेता नहीं है। ये देखा गया कि यहाँ पे 18वीं लोकसभा में इतनी मेजॉरिटी है कि उसे विपक्ष का नेता मिल सकता है। तो अब यहाँ से 18वीं लोकसभा में देखा गया कि इस मेजॉरिटी आने के बाद में यहाँ से विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि हम स्पीकर के लिए हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त होगी कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो क्या करेंगे, आप विपक्ष को देंगे। ये मुद्दा आ गया। अब यहाँ पे डिस्कस करने का जो मुद्दा है कि जो विपक्ष का पद है, विपक्ष ने जो मांग रखा लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए, क्या ये विपक्ष का अधिकार है, क्या ये संविधान में प्रावधान है, कि क्या ये परंपरा है, कि क्या ये नियम है? इस पर हमें बात करनी है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो कैसे है, परंपरा के रूप में है, नियम के रूप में है। तो इस पर इसी कारण से ये टॉपिक चर्चा में आया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चर्चा में क्यों था, ये हमने आपको बता दिया। हमें ये डिस्कस करना है कि जो विपक्ष के द्वारा बात की गई कि हम क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाएंगे, तो क्या इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे या नहीं हुए थे, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पे लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है, संवैधानिक पद है, लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष का पद ये विपक्ष के हिस्से में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या अगर ये परंपरा बनाई गई तो इस परंपरा का पालन किया गया या नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस का मुद्दा है हमारे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लेकर के जाएंगे और जहां पर हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि केंद्रीय विधानसभा की, जैसे आप लोगों ने बात सुनी होगी, तो एक कानून आया था अंग्रेजों के समय भारत में। उस कानून का नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात की गई कि हम आपको उत्तरदायी सरकार सौंपेंगे। इसमें हुआ ये कि जब उत्तरदायी शासन व्यवस्था की के प्रावधान जो किए गए, तो यहाँ पर इसी समय में केंद्रीय विधानसभा में केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया और प्रांतों के लिए, जो उस समय प्रांत थे, उनके लिए विधानसभाओं का प्रावधान किया गया। तो इस प्रावधान में जैसे ये सब आपने पढ़ा होगा
के प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई। दोहरी शासन प्रणाली में एक आरक्षित विषय हुआ करते थे, एक हस्तांतरित विषय हुआ करते थे, ये भी उस समय प्रावधान था। तो हम इन सब मुद्दों पर नहीं जाएंगे, हम इस समय बात करेंगे केंद्रीय विधानसभा को लेकर के। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्वराज पार्टी का भारत में गठन हुआ था, और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, जिस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे CR दास, और इस पार्टी के जो सचिव हुआ करते थे, महासचिव के रूप में थे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर के पार्टी बनाई, और इस पार्टी ने क्या किया, कायदे से जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है ये लागू होना था, इसके तहत जो चुनाव होना था 1921 में होना था, लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन होने के कारण से 21 में चुनाव नहीं हुए। तो ये चुनाव जा करके अब जो होना था 3 साल के गैप पर होना था। तो 23 में पार्टी बनी, और इस पार्टी ने क्या किया, चुनाव लड़ा। तो जब चुनाव लड़ा तो केंद्रीय विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी को यहाँ पर सफलता मिली, और स्वराज पार्टी ने क्या किया, इतनी सफलता नहीं पाई केंद्रीय विधानसभा में, अपने स्पीकर को बनाने में वो सफल हो गई। तो उस समय स्वराज पार्टी ने अपने कैंडिडेट के रूप में जो स्पीकर के लिए चुनाव लड़ाया उसमें हुआ करते थे विट्ठल भाई पटेल, और जो अपोजिशन ने अपने के लिए वहां पर कैंडिडेट रखा उनका नाम था टी रंगाचार्यार। विट्ठल भाई पटेल को उस समय जो मिले स्पीकर के लिए 58 वोट मिलते हैं, और टी रंगाचार्यार को जो मिलता है 2 वोट, ठीक है। और यहां से क्या हुआ, तो ये क्या हुआ कि विट्ठल भाई पटेल 58 वोट प्राप्त किए, और टी रंगाचार्यार को इन्होंने 2 वोट से हरा दिया, ये देखा गया। और ये घटना है 1925 की। तो पहला जो हमारे यहाँ पर वहाँ केंद्रीय विधानसभा में स्पीकर को लेकर के चुनाव हुआ, वो चुनाव होता है 1925 में, जहां पर विट्ठल भाई पटेल को 58 वोट मिले थे, और उन्होंने 2 वोट से टी रंगाचार्यार को हरा दिया था। तो ये पहली घटना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर तीसरा जो हमारे यहाँ पर सत्र हुआ और उस विधानसभा का, इसमें देखा गया कि एक कैंडिडेट हुआ करते थे नंदलाल, और दूसरे कैंडिडेट का नाम है मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब को उस समय 78 वोट मिले और नंदलाल को 22 वोट मिले। ये घटना है 1930 की। तो 1930 में क्या हुआ कि मोहम्मद याकूब नंदलाल को हरा करके और केंद्रीय विधानसभा के वो भी क्या होंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे। इसके बाद की अगर घटना की हम बात करें तो फिर ऐसे जो परंपरा हमारे यहाँ पर चलती है, फिर आपका जो चौथा विधानसभा, यहाँ पर इब्राहिम रहीमतुल्लाह को 76 वोट मिले, और हरि सिंह गौड़ जो थे उनको जो वोट मिलता है 36 वोट मिलता है। तो यहाँ पे फोर्थ विधानसभा में भी जो देखा गया कि यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर भी लोग उस पे केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के चुनाव हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5वें सत्र की अगर बात करें तो अब्दुल रहीम ने क्या किया था, टीके शेरवानी को हराया। अब्दुल रहीम ने टीके शेरवानी को हराया और उसके बाद वो अध्यक्ष बने। इसके बाद अगर देखें तो जो हमारे यहाँ पर अंतिम जो चुनाव हुआ है केंद्रीय विधानसभा का, वो चुनाव हुआ 24 जनवरी 1946 को। तो 24 जनवरी 1946 को जो चुनाव हुआ, ये केंद्रीय विधानसभा का अंतिम चुनाव है। फिर मैं जोड़ दे रहा हूं कि केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का अंतिम चुनाव जो हुआ वो हुआ आपका 24 जनवरी 1946 को। इसमें कैंडिडेट जो रखे गए कांग्रेस की तरफ से हैं जीवी मावलंकर, और अपोजिशन की तरफ से हैं कोआ साजी जहांगीर। देखा यह गया कि मावलंकर ने क्या किया, 3 वोटों के अंतर से कोआ साजी जहांगीर को हराया, और जीवी मावलंकर क्या करेंगे, अब यहां पर स्पीकर के रूप में नियुक्त होंगे। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये आजादी के पहले की घटनाएं हैं कि जहां पर हमारे यहां पर स्पीकर को लेकर के चुनाव हुए। अगर हम स्वतंत्रता पश्चात की बात करें कि स्वतंत्रता पश्चात के समय कब कब क्या हुआ, हमारे यहां पर स्पीकर को लेकर के चुनाव हुआ। तो पहली घटना की अगर हम बात करें तो 1952 है। 1952 में क्या हुआ कि जब स्पीकर पद को लेकर चुनाव हुआ
तो जीवी मावलंकर को उस समय 394 वोट मिले और शंकर शांताराम मोरे को जो उस समय वोट मिलता है वो 55 वोट मिलता है। इसके बाद 1967 में फिर से चुनाव हुआ और जब फिर चुनाव हुआ तो यहाँ पर एक कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी हैं और इनके अपोजिशन में जो स्पीकर का पद जिन्होंने यहाँ पर अपना वो किया उनका नाम था तेनती विश्वनाथ। नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में जो वोट पड़ते हैं 278 वोट पड़ते हैं और तेनती विश्वनाथ को जो वोट मिला वो 207 वोट मिला। ऐसे ही 1976 में हुआ। 1976 में बलराम भगत और जगन्नाथ राव जोशी। 1976 में बलराम जो भगत हैं इनको जो वोट मिला 344 मिला। वहीं जगन्नाथ राव जोशी को जो वोट मिला वो वोट मिलता है टोटल जाकर के आपका 58 वोट इनको मिलता है। तो ये तो रहा है हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे यहाँ पर स्पीकर को लेकर के क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि स्पीकर के पद का सृजन कैसे हुआ। तो अब आप लोग क्या करें, अपने कॉपी में हेडिंग बना लें और उसमें हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इतिहास के बारे में। तो हम थोड़ा सा समझते हैं इनके बारे में कि इनका इतिहास क्या है, कैसे इस पद का सृजन हुआ। तो अब थोड़ा सा फिर मैं इतिहास में आपको लेकर के चलूंगा। 1919 में क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रावधान किया गया कि अब हम क्या करेंगे, विधानमंडल का सृजन करेंगे और भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। ये बातें यहां पर हुई। जब 1919 में ये प्रावधान किया गया तो 1919 का जो प्रावधान था ये 1921 से लागू होना था। अभी तक क्या ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ पर ये विधानसभा की बात, विधानमंडल की बात हो रही है। पहले जो कानून बनाने की संस्था हुआ करती थी, ये संस्था हुआ करती थी, जैसे आपका जो गवर्नर जनरल है इसका कार्यकारिणी परिषद तय करता था। 1853 से पहली बार एक विधान परिषद जैसे काउंसिल बनाने की बात हुई। 1861 में भारत में विभागीय प्रणाली स्टार्ट हुई, जो जाकर के आप पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, जहां पर लिखा मिलेगा पोर्टफोलियो सिस्टम। तो यहां पे क्या हुआ, अभी जो ये सारी व्यवस्था है इस व्यवस्था का हेड कौन होता है। तो अभी तक जो भी कानून बनेंगे और उस काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा, तो जो केंद्रीय विधान परिषद ये जो हुआ करती थी इसका अध्यक्ष हुआ करता था भारत का गवर्नर जनरल। तो आप एक क्लियरिटी से पहली बात यहां समझना कि 1921 तक जो आपके केंद्रीय विधान परिषद है इसकी अध्यक्षता जो कर रहा है भारत का गवर्नर जनरल कर रहा है। 1921 से क्या होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 लागू होगा। तो जब ये लागू होगा तो यहां से भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की शुरुआत होगी। यहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उस समय प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पर 1947 तक चलती रहती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कहा जाता है। एक फैक्ट मैं बता रहा हूं, इसे आप लोग नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। 1921 में क्या हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल ने उस समय स्पीकर के रूप में फ्रेडरिक वाइट और डिप्टी स्पीकर के रूप में सचित्तानंद सिन्हा को केंद्रीय विधानसभा में नियुक्त किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट को क्या किया था, स्पीकर के रूप में, सचित्तानंद सिन्हा को यहां पर डिप्टी स्पीकर के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। जो प्रथम भारतीय और केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनते हैं वो विट्ठल भाई पटेल बनते हैं, जो स्वराज पार्टी के माध्यम से क्या हुआ, चुने गए थे। अभी हमने बताया है आपको कुछ देर पहले। इस व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ पर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद का सृजन कर दिया गया। आप सबको पता है कि 1935 में एक रिफॉर्म और आया था। इस रिफॉर्म के तहत जो प्रावधान किया गया, भारत शासन अधिनियम
1935, इसमें एक परिवर्तन ये किया गया कि अब जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं इनके जगह पर लिखा गया कि अब प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष और डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर जो होगा उपाध्यक्ष होगा। ये प्रावधान होने के बाद भी 1947 तक भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान नहीं था, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का प्रावधान ही यहाँ पर चलता रहा और यह इसी से संबोधन किया जाता था। कारण ये था कि 1935 का जो अधिनियम है भारत में लागू ही नहीं हो पाया, तो इस वजह से 47 तक ये ऐसे ही चलता रहा। अब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष पद को लेकर के। जैसा मैंने बताया कि 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा चर्चा में ये था। तो अब आप लोग हेडिंग बना लें, उपाध्यक्ष का पद, नियम व परंपरा। उपाध्यक्ष का पद, नियम व परंपरा। सबसे पहला चुनाव हमारे यहाँ पे हुआ 1951-52 में। तो 51-52 में पहला चुनाव हमारे यहाँ पर हुआ और उसमें देखा गया कि जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए अभी रूलिंग पार्टी से हैं, कांग्रेस की को फुल मेजॉरिटी मिली, उसी का अध्यक्ष है और उसी का यहाँ पर उपाध्यक्ष है। अयंगर जी हुआ करते थे। दूसरे जो हमारे यहाँ उपाध्यक्ष बने उनका नाम था हुकुम सिंह। तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर हम 5वीं लोकसभा तक की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो स्पीकर का पद है और डिप्टी स्पीकर का पद है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी का ही व्यक्ति क्या हो रहा है, इनको बिठाया जा रहा है। 5वीं लोकसभा में ये देखा गया था कि यहाँ पे गठबंधन, कांग्रेस को उस समय कुछ दलों के साथ में गठबंधन करना पड़ा, तो उनको जाकर के जीजी सोयल नाम का व्यक्ति थे, उनको क्या हुआ कि कांग्रेस से नहीं थे लेकिन सपोर्ट था, तो समर्थन होने के कारण से उन्हें यहाँ पर स्पीकर का पद दिया गया। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी कि पहली से लेकर के 5वीं लोकसभा तक डिप्टी स्पीकर का पद सरकार के पास ही है। समस्या जाके शुरू होती है 1977 के बाद। जैसा आप लोगों को पता है कि 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई। अब जब इमरजेंसी खत्म हुई तो उसके बाद फिर से चुनाव होना था। चुनाव हुआ, कांग्रेस उस समय हार गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उस समय कुछ ऐसे वहाँ पर जैसे समर मुखर्जी, समर गुहा, इन सब के कहने पर उस समय जनता पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का पद होता था वो विपक्ष को दे दिया। तो पहली बार ये देखा गया कि 6ठी लोकसभा ऐसी थी कि जहां पर विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दिया गया। 6वीं लोकसभा में यहाँ पे जो उपाध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था गौड़े मुराहरी उपाध्याय। ठीक है, ये उपाध्यक्ष गौड़े मुराहरी यहाँ पर क्या हुए, उपाध्यक्ष बने। उसके बाद क्या हुआ कि 1980 में फिर से चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। और जब सत्ता में कांग्रेस आती है तो उसने क्या किया, इस परंपरा को तोड़ दिया और इस परंपरा को तोड़ा और उन्होंने अपने पार्टी के सदस्य को तो उपाध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन जिसके आधार पर जिनसे उन्होंने गठबंधन किया था उनसे उन्होंने हाँ 1980 में जब कांग्रेस ने क्या किया, सत्ता में वापसी की, तो उसने इस परंपरा को, जो यहाँ पर ये परंपरा बनाई गई थी 6ठी लोकसभा से, इस परंपरा को उन्होंने क्या किया, तोड़ा।
और यहां पर क्या किया कि उन्होंने अपने कांग्रेस के किसी व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर के रूप में नहीं बनाया, लेकिन जो उनको उस समय समर्थन दिया था जिस दल ने, AIDMK, तो उनको उन्होंने क्या किया, इस डिप्टी स्पीकर का पद दिया। तो 7वीं लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर बनाए गए वो बनाए गए जी लक्ष्मण, और ये AIDMK पार्टी के हुआ करते थे। तो इस परंपरा को यहां पर तोड़ दिया गया। आगे चल करके फिर देखा गया कि 1984 में चुनाव हुआ, और ये आपकी 8वीं लोकसभा। तो जब 8वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहां पर भी यही सिलसिला जारी रहा, और फिर से AIDMK के जो उस समय सदस्य थे जिनका नाम था M थंबीदुरई, इनको क्या हुआ कि सदन का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब फिर से यही चीजें 1989 में क्या हुआ कि 89 में अब फिर से चुनाव, और फिर से चुनाव होने के दौरान अब क्या हुआ कि जो 9वीं लोकसभा आपकी है, 9वीं लोकसभा में देखा गया कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, और यहां पे क्या हुआ कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी को दे दिया गया। अब सरकार में कौन है समझिएगा, सरकार में इस समय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है, और लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद किसके पास है, कांग्रेस के पास है, और यहां से शिवराज पाटिल को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुन लिया गया। और इस प्रकार से ये देखा गया। ये बाद में 10वीं जो लोकसभा है उसके ये आपके अध्यक्ष भी बनेंगे। तो इस फैक्ट को आप ऐड कर लेना कि जो आपके शिवराज पाटिल हैं, शिवराज पाटिल आपके 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। अभी जो कमेंट आप कर रहे हैं इसका उत्तर हम आपको दे देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, 10वीं लोकसभा का चुनाव। 10वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो यहां पे कांग्रेस ने क्या किया, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को ना देते हुए दक्षिण भारत के जो इनके सहयोगी पार्टी है उस सहयोगी पार्टी को दिया, और सहयोगी पार्टी में M मल्लिकार्जुन उपाध्यक्ष बनते हैं। तो यहां पर फिर जब कांग्रेस की सत्ता आई तो इन्होंने 10वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को ना देते हुए अपने सहयोगी दल को दिया। ये भी बना रहा है यहां पर। अब 10वीं लोकसभा तक अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो यहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो किसके पास है, सत्तारूढ़ दल तक है और उन्हीं के पास है। इस परंपरा को अगर बीच में निभाना चाहा विपक्ष को देकर के तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने और जनता दल ने, इन्हीं लोगों ने प्रयास किया। इसके बाद 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। तो 11वीं लोकसभा के चुनाव में से पहले क्या हुआ कि 10वीं लोकसभा में एक यहां पे सहमति बनती है कि एक परंपरा बनाया जाए, और परंपरा ये बनाया जाए कि जो अध्यक्ष हो रूलिंग पार्टी का हो और जो उपाध्यक्ष हो वो विपक्ष से आए, कि जिससे सदन के अंदर क्या हो, एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष है और लोकसभा उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं है, क्योंकि ये दोनों पद संवैधानिक पद हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं है, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, ये ऐसे लाइन एग्जाम में पूछी गई है। अब आगे मैं आता हूं। 1997 में क्या हुआ कि जनता दल संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, और ये जो सरकार बनती है ये 11वां लोकसभा आपका है। 11वीं लोकसभा में क्या हुआ कि यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी, और एनडीए की जब सरकार बनती है तो एनडीए ने क्या किया, हाँ उस पे यहाँ पे क्या हुआ कि जो 1997 में अभी आप लोग कमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक करके करें, क्योंकि अभी हम कमेंट एक साथ आप लोगों का देख करके और फिर क्या करेंगे, इसका उत्तर हम दे देंगे आप लोगों को। तो समझिएगा, अभी 1997 में जो जनता दल संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, वो जो सरकार बनी और यहां से क्या हुआ कि जो उपाध्यक्ष का पद है विपक्षी पार्टी को देने की परंपरा शुरुआत की गई। और यहाँ पे जो विपक्षी दल के जो बीजेपी के सूरजभान हुआ करते थे, इनको सर्वसम्मति से क्या हुआ कि 11वीं लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया।
तो 11वीं लोकसभा के जो उपाध्यक्ष बने आपके, वो बीजेपी के सूरजभान बने। और यहीं से एक परंपरा प्रारंभ होती है कि अब लोकसभा उपाध्यक्ष का पद क्या होगा, विपक्ष को दिया जाएगा। इसके बाद अब 11वीं लोकसभा में यह सहमति क्लियरली बन गई। अब आगे चल करके फिर हमारे यहां पर चुनाव हुआ 12वीं लोकसभा का। हाँ, उसके पहले क्या हुआ था कि एक छोटी सी घटना मैं आपको और बताता हूं। 1998 में ये मध्यावधि चुनाव है, क्योंकि अब क्या होगा कि मेजॉरिटी ना होने के कारण से सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। तो 1998 में 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, और 12वीं जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहां पे एनडीए सरकार आई। आप सबको पता होगा कि 1998 में अटल जी ने क्या किया था, कई दलों को लेकर के सरकार बनाई थी, और जो सरकार आपकी चलती है 2004 तक। जैसे इसमें बीच में थोड़ा सा होगा कि एक जैसे 98 से लेकर के 99 और फिर 99 से लेकर के 2004, बीच में थोड़ा सा ये ब्रेक होगा। तो 1998 में क्या हुआ, जब 12वीं लोकसभा अस्तित्व में आती है तो यहां पर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है। सरकार बनाई एनडीए ने, और यहां पे क्या हुआ कि लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद था वो विपक्षी को दिया गया। और जो विपक्षी को दिया गया तो यहां पे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे आपके पीएम सईद। तो पीएम सईद इस समय लोकसभा में उपाध्यक्ष बने, जो आपकी 12वीं लोकसभा है। उसके बाद फिर 1999 में फिर से चुनाव होता है, और जब फिर से चुनाव हुआ तो 99 में फिर से क्या हुआ कि यहां पर एनडीए की सरकार बनी। और जब एनडीए की सरकार बनती है तो पीएम सईद को, जो कांग्रेसी सांसद हैं, इनको क्या होगा कि लोकसभा में उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो 13वीं लोकसभा में भी देखा गया कि जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है वो किसके पास है, विपक्ष के पास है। तो 11वीं 12वीं 13वीं में हमें देखते हैं कि ये परंपरा हमारे यहाँ पर बन गई। उसके बाद 2004 में फिर से चुनाव हुआ, और जब 2004 में चुनाव हुआ तो 14वीं लोकसभा आपकी अस्तित्व में आती है। 14वीं लोकसभा जब अस्तित्व में आई तो यहाँ पे यूपीए की सरकार बनी। किसी दल के पास में मेजॉरिटी नहीं है कि सरकार बना ले। यूपीए के पास उस समय संख्या ज्यादा थी, इन्होंने कई दलों को मिला करके सरकार बनाया। तो ये 2004 से लेकर के 2009 तक 14वीं लोकसभा चली। यहाँ पे क्या हुआ कि यूपीए ने इस बार इस परंपरा का पालन किया और उदारता दिखाते हुए लोकसभा उपाध्यक्ष का पद इन्होंने अकाली दल के उस समय एक सांसद थे जिनका नाम था चरणजीत सिंह अटावल। तो चरणजीत सिंह अटावल को इन्होंने क्या किया, उपाध्यक्ष का पद दे दिया। तो 14वीं लोकसभा में इस परंपरा का पालन किया गया। उसके बाद 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, और जब 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो यहां पर देखा गया कि बीजेपी ने के नेता उस समय हुआ करते थे करिया मुंडा। तो करिया मुंडा को उस समय उपाध्यक्ष का पद दिया गया। तो 15वीं लोकसभा में भी इसका पालन किया गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। समस्या प्रारंभ होगी आपकी 16 लोकसभा। तो 16 लोकसभा का जो कार्यकाल है आपका वो 2014 से 19, और जो 17वीं लोकसभा है इसका जो कार्यकाल है 2019 से लेकर के 2024। अब यहां क्या होता है समझिएगा। 16वीं लोकसभा में जो आपके यहां पर 2014 से 19 यहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, और यहां पे सत्ता परिवर्तन होने के बाद में यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और इन्होंने क्या किया, यहां पे स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही होता है जैसा आप लोग जानते हैं। तो इन्होंने इस समय अपने सहयोगी पार्टी एआईडीएमके के जो एक सांसद हैं एम थंबीदुरै को इन्होंने क्या किया, यहां पे डिप्टी स्पीकर बना दिया। तो 3 दशक के बाद क्या होगा, फिर से एम थंबीदुरै डिप्टी स्पीकर बनेंगे लोकसभा के, और ये हुआ आपके 16वीं लोकसभा में।
उसके बाद क्या हुआ कि फिर 17वीं लोकसभा का चुनाव होता है, और 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। 17वीं लोकसभा के चुनाव में डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं था, डिप्टी स्पीकर किसी को बनाया ही नहीं गया, और तब से ये पद खाली है। तो 18वीं लोकसभा का अभी चुनाव हुआ, और जब ये चुनाव हुआ तो जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को कि 10 साल तक एक फुल मेजॉरिटी की सरकार भारत में रही, चाहे वो उसमें 16वीं लोकसभा हो और चाहे 17वीं लोकसभा हो। तो 16वीं और 17वीं लोकसभा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फुल मेजॉरिटी की सरकार थी, गठबंधन सरकार नहीं थी। तो यहाँ पर सारी चीजें बैलेंस में चल रही थी कि जैसा पार्टी चाह रही थी उस आधार पे कहीं ना कहीं चीजें मैनेज कर रही थी। जो आपकी 18वीं लोकसभा है जिसका अभी निर्वाचन हुआ, इसमें देखा गया कि किसी भी दल के पास में मेजॉरिटी नहीं है। अब मेजॉरिटी ना होने के कारण से यह मुद्दा उठा कि अगर एक पार्टी आपकी बीजेपी और दूसरी आपकी कांग्रेस, तो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी आई, सेकेंड लार्जेस्ट आपकी कांग्रेस आई, और थर्ड आपकी जो लार्जेस्ट आई वो आपकी समाजवादी पार्टी आई। अब ये देखा गया कि किसी पार्टी के पास इतनी बहुमत नहीं है कि सत्ता बना लें, सत्ता में उस पे सरकार बना लें अपनी। तो यहाँ पे गठबंधन हुआ, और गठबंधन के माध्यम से एनडीए ने क्या किया, सरकार बनाई। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो पिछले 10 वर्षों में 2014 से लेकर के 19 तक कांग्रेस के पास जो मेजॉरिटी नहीं थी, यहाँ पर इसके पास मेजॉरिटी आ गई। और मेजॉरिटी इस प्रकार से आ गई कि उसमें 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में इनके पास यहाँ से लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है कि अगर 110 सदस्य, ये कानूनी प्रावधान नहीं है, एक परंपरा बनाई गई थी कि अगर 1/10 सदस्य आप जीत करके आते हैं तो आपको विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अगर चाहे ले तो ऐसे किसी भी नियम का, ऐसा ना कोई नियम है, इस परंपरा को तोड़ा भी जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ आप देखेंगे 51-52 का चुनाव देखेंगे, फिर आप देखेंगे 57 में देखेंगे, इतने सदस्य नहीं थे, फिर भी कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। तो अब इस आधार पे क्या हुआ कि 18वीं जो लोकसभा है, यहाँ पे कांग्रेस के पास लीडर ऑफ अपोजिशन की यहाँ पर इन्हें पद भी मिल जाएगा, और जैसा कि अभी सुनाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी इसके नेता बनेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने मांग किया कि अगर आप हमें डिप्टी स्पीकर दे दो, अगर आप डिप्टी स्पीकर हमें देंगे तो हम क्या करेंगे, लोकसभा स्पीकर को लेकर के हम समर्थन करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, चुनाव लड़वाएंगे। और यहाँ तक कि देखा गया सुरेश को इन्होंने क्या किया, उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी कर दिया, और उसके बाद में ये तय हुआ कि हमें चुनाव करवाना है। तो ये सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के ये दोनों चर्चा में आए हुए हैं, और इसी के कारण से लोकसभा स्पीकर का पद और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद चर्चा में था। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लेकर के संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आपको 4 आर्टिकल यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो एक आप ध्यान रखें यहाँ पर आर्टिकल 93, 93, दूसरा आपको ध्यान रखना है 94, और एक आपको ध्यान रखना है 95, और एक आपको ध्यान रखना है 96। ये 4 आर्टिकल ध्यान रखना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के। 93 क्या कहता है कि जब ये दोनों पद रिक्त हो जाएं तो सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का प्रावधान है। कि जब ये पद नहीं रहेंगे तो फिर ये दोनों में से अगर दोनों नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। ये प्रावधान 93 में है। सामान्य तौर पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं उदाहरण से बता दे रहा हूं कि जैसे 2017 में उसमें 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था आपका 2019 से लेकर के 2024 तक था।
तो ऐसा नहीं होता कि लोकसभा का समय खत्म हो गया और स्पीकर तत्काल क्या होगा कि 17वीं लोकसभा का इस्तीफा दे देगा। वो अंतिम सत्र तक बना रहता है। जब नवनिर्वाचित लोकसभा आ जाती है, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, तब जाकर के स्पीकर क्या करता है, अपना पद छोड़ता है। वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक क्या होगा कि नया स्पीकर चुन नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये पद जिम्मेदारी का पद होता है। तो 93 में ये बताया गया। 94 में बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को के जो पद हैं, ये जैसे जब अवकाश, इन्हें त्यागपत्र या हटाया जाना, अब जैसे इन्होंने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया, तो 94 में बताया गया कि स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा स्पीकर को। हटाए जाने की बात करें तो हटाए जाने का प्रावधान 94 में बताया गया, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। 95 में बताया गया कि जैसे किसी समय अध्यक्ष का पद रिक्त है, अब अध्यक्ष का पद रिक्त कैसे हो सकता है, उसने इस्तीफा दे दिया हो, उसका निर्वाचन ही रद्द हो गया हो, या उसे हटा दिया गया हो, या कोई वो अन्य पद धारण कर लिया हो, तो इन सब के कारण से, या डेथ हो गई हो, तो इन सब के कारण से क्या होगा कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, या किसी कारण से, किसी बीमारी या किसी कारण से वो उस समय सदन की कार्यवाही में भाग ना ले सकता हो, ऐसा कोई कारण भी हो सकता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सब के कारण से क्या होगा कि अध्यक्ष का पद रिक्त होगा। तो जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो उपाध्यक्ष का यह दायित्व बनता है कि उस पद का निर्वहन करें, और ये वैसे ही निर्वहन करेंगे जैसे अध्यक्ष होता तब कार्य करता, तो उस प्रकार से इन्हें अपने उस पद का निर्वहन करना होगा। तो 95 में बताया गया कि उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति जो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे वो अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेंगे। जैसे 17वीं लोकसभा की हम बात करें तो उस समय ओम बिरला जी अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। मैं आगे बताऊंगा कि लोकसभा की नियमावली में वहां से एक नाम रखा जाता है 10 लोगों का पैनल, कि वो क्रमबद्ध तरीके से अनुपस्थिति में क्या करते हैं, अध्यक्षता करते रहते हैं, और उस समय वो अध्यक्षता कर रहे थे। अचानक जब संसद में देखा गया कि वहां पर सांसदों के द्वारा जब पूरी तरीके से वहां पर अनुशासनहीनता की गई तो उन्होंने कई सांसदों को वहां से सस्पेंड कर दिया। तो जब भी कोई भी सांसद जो उस लिस्ट में जिसका नाम शामिल है या उपाध्यक्ष, जब भी वो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होगा तो वो वही शक्तियां धारण करता है जो आपका अध्यक्ष धारण करता है। तो ये 95 में बताया गया। 96 में बताया गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के दौरान अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली इसमें कहा गया कि जब भी कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो तब जब इसे पद से हटाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उस प्रस्ताव के दौरान जब इसे हटाए जाने का प्रस्ताव पास हो रहा होगा तब ये क्या करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, ये उपस्थित होगा, ये वहां पर उपस्थित भी होगा। उपस्थित होने के साथ में ये उसमें वार्ता में भाग भी लेगा, लेकिन ये निर्णायक मत नहीं दे सकता। अपने हटाए जाने को लेकर के जो संकल्प चल रहा है उस पर ये क्या करेगा, वोटिंग कर सकता है, लेकिन ये निर्णायक मत नहीं दे सकता जैसे सामान्य स्थिति में करता है। तो ये सारी बातें जो बताई गई है 96 में बताई गई है। तो ये आपको 4 आर्टिकल बेसिकली ध्यान रखना है, 93, 94, 95, 96, जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में। तो अध्यक्ष का आपका जो निर्वाचन होता है यहां पर, अध्यक्ष का निर्वाचन, और ये आपको ध्यान रखना है 93 में इनके बारे में बताया गया है। तो अब समझना कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। संविधान का अनुच्छेद 93 ये प्रावधान करता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहले सत्र
शुरू होने से ठीक पहले, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के पहली बार सत्र का शुरू होने से ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। अब जब वो पद रिक्त हो जाता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो स्पीकर क्या करता है, इस दौरान जो उस समय चुन के आए हुए सदस्य हैं, अब चुन के आए हुए सदस्य 543 सदस्य, उसमें से यहाँ पे राष्ट्रपति ये देखता है कि सर्वाधिक बार इसमें से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो एमपी बना है, उसको ये क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त कर देगा जो सर्वाधिक बार एमपी बना है। इस बार का भी अगर आप देखेंगे तो आपने नाम सुना होगा इस समय, जो ओडिशा के से एमपी हैं जिनका नाम है भर्तृहरि, इनको क्या हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर का पद दिया गया है। अब ये क्या करता है, राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेगा। और प्रोटेम स्पीकर का काम, प्रोटेम स्पीकर का मतलब एक अस्थायी पद है। ये अस्थायी का मतलब कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता है। ये परंपरा हमने फ्रांस से अपनाई थी। आप याद करें कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। तो फ्रांस की ये परंपरा है कि वहाँ पे वरिष्ठ सदस्य क्या करता है, सदन की अध्यक्षता करता है। तो इस परंपरा को जो अपनाया गया है, फ्रांस से अपनाया गया है प्रोटेम स्पीकर के जो पद है। तो ये प्रोटेम स्पीकर का जो काम है कि जो नवनिर्वाचित संसद के सदस्य आए हैं, इनको यहाँ पे शपथ दिलाना, और जब तक ये यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ नहीं लेंगे तब तक ये संसद के वैधानिक सदस्य नहीं माने जाते हैं। ये सदस्य जब यहाँ पर इनके समक्ष शपथ ले लेंगे तभी ये क्या हो जाएंगे, संसद के सदस्य कहलाए जाएंगे। तो जैसे ही प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ लेते हैं तो उसके अगले दिन का जो होता है कि अब सदस्य, सारे सदस्य मिलकर के क्या करेंगे, अपना एक अध्यक्ष का चयन करेंगे। तो इसकी कोई यहाँ पर इस निर्वाचन में जो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है, इसके लिए हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पे राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, एक डेट दे देगा और उसी डेट के पर यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। तो जैसे प्रोटेम स्पीकर के द्वारा इन सारे सदस्यों को शपथ दिलवा दी गई, तो उसके बाद अगली बैठक होगी और अगली बैठक में लोकसभा क्या करती है, अपने सदन का अध्यक्ष का चुनाव करती है। चुनाव जो होगा वो कैसे होता है, इसकी एक प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया, जो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब चाहें तो इसे आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट ऐड कर लेना कि अध्यक्ष के जो चुनाव की तिथि है वो कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। तो चुनाव की जो तिथि है वो निर्धारित करने की जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की। उसके बाद में अब लोकसभा अपनी पहली बैठक, तो जो लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो लोकसभा अपनी पहली बैठक में स्पीकर को चुन लेगी, स्पीकर को चुन लेगी। चुनाव कैसे होगा, एक शब्द यहां पर लिखा जाता है कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्य, लोकसभा के
तत्कालीन सदस्य, कुल तत्कालीन सदस्य। अब यहाँ कुल तत्कालीन सदस्य का मतलब क्या होगा? कई बार ऐसा हो जाता है कि चुनाव हुआ और चुनाव संपन्न होने के दौरान ऐसी स्थिति आ गई कि जहाँ पर किसी, अभी चुनाव हुआ ही था, काउंटिंग भी नहीं हुई, किसी सदस्य ने क्या किया, वहाँ से उसकी डेथ हो गई, या कोई ऐसा सदस्य है कि जिसने 2 सीट से लड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो एक ही होगा क्योंकि एक सीट तो खाली मानी जाएगी। तो यहाँ पे तत्कालीन सदस्य का मतलब ये हो जाता है कि जितने उस समय हैं। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें तो जो 543 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, इन 543 सदस्यों में से कायदे से जो हमारे लोकसभा मेंबर हैं वो है 542। 542 इसलिए हैं क्योंकि 2 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी हैं, एक वहां से रायबरेली से और दूसरा वायनाड से। इन 542 में से अगर आप देखेंगे तो 7 ऐसे सांसद से जो अभी शपथ ही नहीं लिए हैं। तो अगर इन 7 सदस्यों को हम माइनस कर देंगे तो जो बचे हुए सदस्य हैं उनका 50% +1 जिनको यहां पर वोट प्राप्त हो जाएगा वो स्पीकर बन जाता है। तो नॉर्मल अगर ये पद्धति है जिसके माध्यम से इनका चुनाव होता है, तो इसके लिए और ना कोई विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है, ना इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका होती है। चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर स्पीकर को चुन लिया जाता है। सामान्यतः देखा यही गया है कि जो स्पीकर है वो सत्ता दल का ही सदस्य चुना जाता है। ये परंपरा हमारे यहाँ पर बनी रही है। अब जैसे ये जो पद होगा, इस पद को क्या होगा, जैसे जब ये चुनाव संपन्न होगा तो प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर नाम रखा जाता है, उसका सदस्यों के द्वारा अनुमोदन किया जाता है और अनुमोदन करने के दौरान ये पद क्या होगा, इसका यहाँ पे निर्वाचन हो जाता है। हाँ, एक बात ये आपसे जो प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये जो ध्यान देने की बात है कि जो आपका अध्यक्ष है या जो उपाध्यक्ष है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है, निर्वाचन सामान्य तरीके से सदन के अंदर हो जाएगा और उन्हीं के सदस्यों के माध्यम से हो जाएगा। ये शपथ लेता है या नहीं लेता, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो अपने पद के लिए निर्वाचित है ये शपथ नहीं लेता। ये शपथ जो लेता है संसद सदस्य की हैसियत में लेता है, लोकसभा के सांसद के रूप में लेता है, ना कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में लेता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है वो अपने पद की जो वहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, वो संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो इसके लिए अलग से शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अध्यक्ष के बारे में कि अध्यक्ष 2 शपथ लेता है, तो हाँ बता देना कि 2 शपथ लेता है। एक जब ये क्या होगा कि निर्वाचित होने के लिए जाएगा तो तीसरी अनुसूची में वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो शपथ होती है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ होती है कि जहां पर ये अपने बारे में डिटेल बता रहा होता है कि हमने जो भी यहाँ पर सारी सूचनाएं दी हैं ये सारी सूचनाएं सही हैं, अगर गलत पाया जाए तो हमारा नामांकन रद्द कर दिया जाए। ये चुनाव में उम्मीदवारी के रूप में शपथ होती है। और दूसरी शपथ जो लेता है वो प्रोटेम स्पीकर के समक्ष लेता है, और ये शपथ होती है संसद सदस्य के रूप में। इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, इसकी जो शपथ होगी संसद के सदस्य के रूप में होती है। तो सामान्य सी बात है, बस इतना ही आपको
इसके बारे में ध्यान रखना है कि इनका यहाँ पे कैसा ये होता है। अभी हम कमेंट ले लेंगे आप लोगों के, ठीक है, मैं देख ले रहा हूं। हाँ मैं बता दे रहा हूं हटाने की प्रक्रिया भी कैसे कैसे ये हटाया जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए। लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया। अगर हम हटाने की प्रक्रिया की बात करें, राइटिंग पर आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि बोर्ड पर लिखने की आदत बिल्कुल नहीं है मेरी, इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो अब हम बात करें हटाने की प्रक्रिया, कैसे लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है ये हटाया जाता है। तो इसके लिए सामान्य प्रक्रिया है, कोई यहाँ पर विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है कि कैसे इसे हटाया जाएगा। एक अपवाद जरूर ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। वो जब से वो नियुक्त हुआ है और अपने कार्यकाल तक बना रहेगा, जब तक नया स्पीकर अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं, तो ध्यान रखना है। ये कब कब पद पर नहीं रहेगा, हटाने की प्रक्रिया का है। पहला क्या शर्त है कि ये लोकसभा का सदस्य नहीं रहता। तो जैसे ये लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाएगा, तो अगर ये सदस्य नहीं है तो स्पीकर नहीं रहेगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। सदस्य ये कब नहीं होगा, तो सदस्य ये तब नहीं हो सकता है कि हो सकता है किसका निर्वाचन रद्द कर दिया गया हो, निर्वाचन रद्द कर दिया गया हो, तो ये लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका पद ना होने का, यदि उपाध्यक्ष कोई अपना इस्तीफा दे दे। ये साधारण सी तरीका है कि इसने क्या किया है कि इस्तीफा सौंप दिया, और इस्तीफा किसको दिया, उपाध्यक्ष को। हाँ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं और ये समझने की बात है। वैसे ऐसी स्थितियां बनी नहीं, 17वीं लोकसभा में क्या हुआ कि उपाध्यक्ष तो था ही नहीं। तो अगर स्पीकर को उस दौरान अपना इस्तीफा देना होता तो इस्तीफा किसको देता, कमेंट में बताइए इसको कि किसको देता, क्योंकि उपाध्यक्ष तो था ही नहीं। तीसरा तरीका क्या है यहां पर, अब क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना हमें। यदि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, ध्यान देना मेरे लाइन, यदि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कि जब भी मन होगा तो लोकसभा के सभी सदस्य क्या करेंगे, बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित कर देंगे। जब भी ऐसा करना होगा तो एक अधिसूचना के तहत लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व एक नोटिस दी जाएगी कि हम आपको हटाने के लिए एक प्रस्ताव ला रहे हैं। इस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद में क्या होगा, सदन में इस पर चर्चाएं होगी कि किस कारण से हटाया जा रहा है, और उसके बाद जब ये पास होगा तभी ये हटेगा। तो लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पास करके इसको हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। हाँ एक बात यहाँ ध्यान रखना कि यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अगर सदन में उस समय विचाराधीन है तो वो बैठक में उपस्थित हो सकता है, अध्यक्षता नहीं कर सकता।
लेकिन वो बैठक में उपस्थित होगा, और अगर उसके पक्ष में जो चीजें रखी गई हैं, सदन में कार्यवाही में वो भाग ले रहा है, और उस दौरान जो उसे हटाए जाने को लेकर के प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव पे जो वहां प्रस्तावित संकल्प है उस पर मतदान होने वाला है, तो वो क्या करे, यहाँ पर वो जो उसके पक्ष में या विपक्ष में जो मत पड़ रहा है उसमें वो मत देने का अधिकारी होता है। वो मत देगा, पक्ष में भी दे सकता है, विपक्ष में भी दे सकता है, किंतु वो निर्णायक मत नहीं दे सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार उसे तब होता है जब वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, और जब उसे हटाए जाने का प्रस्ताव उस समय चल रहा होगा सदन में, तो उस दौरान वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहा होता है, और नॉर्मल सदस्य के एक सदस्य के हैसियत से वहां पर होता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये है इनको हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, एक तरीका यहाँ पर एक नोट में आप चाहें तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने एक एक्ट का नाम सुना होगा, आरपीए एक्ट 1951, जहां से संसद सदस्यों की जो योग्यता अयोग्यता इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया है, डिसाइड किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। ये आरपीए एक्ट कह लीजिए कि जो राजनीतिक दल है उनके लिए एक संविधान के रूप में है, कि यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे जो आरपीए एक्ट की धारा 7 है और जो धारा 8 है, ये प्रावधान करती है कि लोकसभा सदस्य के रूप में अगर अयोग्य इसे ठहरा दिया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पदच्युत हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। तो जब भी यहाँ से इसके तहत लोकसभा सदस्य के रूप में जो ये है, इसके निर्वाचन को अगर रद्द कर दिया जाता है, अयोग्य ठहराया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये तरीका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। पहला तरीका कि जब ये सदस्य नहीं होगा, दूसरा इस्तीफा दे दिया, तीसरा क्या हुआ कि इनको यहां से हटा दिया गया, ठीक है। ये तो नेचुरल है ना, अगर डेथ हो गई किसी व्यक्ति की तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वहां पर उस पद पर रहेगा ही नहीं। तो प्राकृतिक है, नेचुरल है। जो संविधान में बताया गया, 3 बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में कि इसकी शक्तियां क्या हैं। शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य है, प्रथम कार्य क्या है, अगर संसद के भीतर, अर्थात संसद के भीतर कहाँ, लोकसभा में एक अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाने की आवश्यकता क्यों है? अनुशासन बनाने की यहाँ पर कायम करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर और संसद जो है वो देश के भाग्य को तय करता है। यहाँ पर देश के सारे गंभीर मुद्दे डिस्कस होते हैं, यहीं से तय होता है कि भारत में क्या होगा। तो इस कारण से एक लोकतंत्र में एक अच्छी डिबेट हो सके, सारे मुद्दे का निस्तारण हो सके, इसलिए अनुशासन यहाँ पर बनाना आवश्यक हो जाता है। लोकसभा स्पीकर सरकार चलाने में सरकार की यहाँ पर सहायता करता है। तो ये निचले सदन जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर निचले सदन में जो आपकी सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर अंततः ये क्या करेगा कि यहाँ पर अनुशासन बनाए रखेगा, सरकार चलाने को लेकर के सरकार का सपोर्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे कब किस व्यक्ति को प्रश्न पूछना है, कब किस व्यक्ति को प्रश्न पूछना है, कब बोलना है,
किस विषय पे प्रश्न पूछना है, ये सारे नियम तय करने का अधिकार उसके पास होता है। कौन किस रो में कहां पर बैठेगा, कितना समय उसे दिया जाएगा, ये सारी चीजें तय करेगा आपका स्पीकर ही तय करता है। किन एजेंडे को किस दिन लाया जाना चाहिए, ये भी स्पीकर तय करता है। कई बार ऐसा होता है कि संसद के अंदर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो गया। गतिरोध ऐसा हो गया कि दोनों सदन, एक सदन ने बिल पास करके लोकसभा से भेजा गया, राज्यसभा में गया और राज्यसभा पास ही नहीं कर रही है, 6 महीने से ज्यादा बीत गया। ऐसे मौके पर ये राष्ट्रपति के पास अधिकार ये होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ले, और जब ये बैठक बुलाएगा तो उस बैठक में अध्यक्षता करता है। बैठक बुलाई जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन उस पर जो अध्यक्षता करने का काम है वो करेगा स्पीकर करेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसे सदन चलाने के लिए जो व्यवस्था किया गया है कि अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो कोरम, जब तक कोरम नहीं पूरा हो जाता है तब तक सदन का सत्र नहीं चलाया जाएगा। तो ये देखिएगा कि अगर उस दौरान, अब जैसे 543 का अगर 1/10 की बात करेंगे तो यहाँ पर समथिंग ही आएगा। अब आधा सांसद आप नहीं लेकर के आ पाएंगे, अर्थात यहाँ पे 55 एमपी कम से कम चाहिए सदन का सत्र चलाने के लिए उस दिन का। तो अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो उस दिन क्या करेगा, ये संसद का सत्र स्थगित कर देगा। तो ये भी इसी के दायरे में आता है कि इस कार्य को ये देखेगा। उसके बाद अब पता चला कि किसी मुद्दे पर उस समय क्या है कि वोटिंग होनी है, और वोटिंग होनी है तो वोटिंग के दौरान क्या हुआ कि एक तरीका ये होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में मतदान हुआ, और एक को क्या हुआ कि मेजॉरिटी मिली और एक को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो पता चल गया कि किसके पक्ष में मतदान हुआ, किसके पक्ष में नहीं हुआ। ऐसी स्थिति बन गई कि जहां पे जा करके क्या हुआ कि दोनों को समान यहाँ पर मेजॉरिटी मिल गई। अब दोनों के पास क्या है कि यहाँ पर बराबर का मत है। अब बराबर के मत होने के दौरान यहाँ पे क्या होगा कि सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो गतिरोध को समाप्त करने के लिए स्पीकर के पास क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ये ध्यान रखना कि जब भी लोकसभा में उस समय वोटिंग हो रही होगी तो अध्यक्ष का पद प्रथमता मत नहीं होता, ये प्रथम मत नहीं होता, ये क्या करता है, निर्णायक मत देता है। गतिरोध की स्थिति में मत देता है कि जब क्या होगा कि मत बराबर होने की स्थिति में ये मत देगा, गतिरोध की स्थिति में देगा। इसका और क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका जो फैसला होगा वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जिस विषय पर, जिस पर इन्होंने बताया कि ये धन विधेयक है, उसका वही वो निर्णय क्या होगा, अंतिम माना जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आधार बिल को स्पीकर ने क्या बताया था, मनी बिल बताया था। इसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी कि इसे मनी बिल के रूप में नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने इसे क्या बता दिया, धन विधेयक बता दिया। और जिस बिल को बजट जब प्रस्तुत होता है उस दौरान धन विधेयक बताया, तो वो क्या होगा, धन विधेयक के रूप में ही माना जाएगा, और यहाँ पर स्पीकर का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो ये भी शक्तियाँ इसी के पास हैं, स्पीकर के पास। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पर बीच के में देखा गया कि सरकारें बनती थी और ये नहीं पता होता था कि सरकारें कब तक चलेंगी। दल बदल का कॉन्सेप्ट बहुत भयानक आया था कि जहाँ पर कि आधे यहाँ से कोई पार्टी चुनाव जीत करके आती और ये अपने आप को नहीं तय कर पाती थी कि कितने समय तक वो सत्ता में रहेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। तो हमारे यहाँ पर देखा गया कि 52वां संविधान संशोधन हुआ, और 52वां संविधान संशोधन जो हुआ 1985 में, और यहाँ पर दल बदल कानून आ गया। और दल बदल कानून में प्रावधान ये किया गया
कि यदि कोई सदस्य अपने दल को छोड़ता है और पार्टी अगर उसे 15 दिन के भीतर अपने दल के साथ धोखा करता है, धोखा करने का मतलब क्या है कि मतदान जा करके अलग उसमें कर दिया, विप जारी किया गया, वहां उपस्थित नहीं रहा, तो अगर ऐसा करता है, अगर पार्टी उन्हें अगर 15 दिन के भीतर माफ नहीं करती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये दल बदल के प्रावधान है। तो इस पर निर्णय कौन लेगा? तो 10वीं अनुसूची के तहत यह अधिकार दिया गया कि स्पीकर क्या करेगा, दल बदल से संबंधित कोई भी जो मामला आएगा उस पर निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास होगा और स्पीकर का ही निर्णय क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। ये मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज हुआ और जब ये 92 में जाकर के चैलेंज हुआ तो ये वाद का नाम है किहोतो होलोहान बनाम जाचिलू, किहोतो होलोहान बनाम जाचिलू। इस वाद में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल के मामले पर निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर का है और उसका निर्णय अंतिम है, लेकिन उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये भी प्रावधान ये भी है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा, स्पीकर का होगा। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है ये न्यायिक समीक्षा के जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। किस वाद में? तो किहोतो होलोहान बनाम जाचिलू वाद में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, अब अगले पर हम बात करें किस ये सदन में मुखिया के रूप में और पीठासीन अधिकारी के रूप में, सदन के मुखिया के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में, लोकसभा में जो प्रक्रिया के नियम हैं इन सब का व्याख्या करने का अधिकार भी इसी के पास है। अध्यक्ष के पास में निंदा, विश्वास प्रस्ताव, इन सब मुद्दे को भी अनुमोदन करने का अधिकार है। अब कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उस समय आना हो और अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा तो वो प्रस्ताव सबसे पहले जो दिया जाएगा वो स्पीकर को दिया जाएगा और अगर स्पीकर ने उस दौरान क्या किया है, उस प्रस्ताव को अगर उसने रिजेक्ट कर दिया है तो वो नहीं आएगा। तो ये भी प्रावधान यहाँ पर किया गया कि जैसे ये सब अधिकार, निंदा प्रस्ताव, यहाँ अविश्वास प्रस्ताव, ये सारे किसको दिए जाएंगे, स्पीकर को ही। अब जैसे एक मुद्दा है विपक्ष का नेता, तो जो विपक्ष का नेता ये मान्यता देने का अधिकार किसके पास है? तो विपक्ष के नेता को मान्यता देने का जो अधिकार है वो भी अधिकार किसके पास है, स्पीकर के पास है कि वो विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान करेगा। एक हमारे यहाँ पर भारतीय संसदीय समूह है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसे हम लोग उसमें शॉर्ट में बोलते हैं आईपीजी। तो आईपीजी का ये पदेन अध्यक्ष होता है और ये भारत की संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये भी भूमिका इसकी है। तो आईपीजी का अध्यक्ष और भारत की संसद और विश्व की संसद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करेगा। उसके साथ में जो भी समितियां गठित की जाएंगी लोकसभा में, तो जो भी समितियां गठित की जाती हैं वो सारी समितियां इसके निर्देशन में कार्य करती हैं और जो भी यहाँ पर संसदीय समिति के अध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे इनके द्वारा किए जाएंगे। जैसे अगर बात करें सलाहकारी जो समिति है, सामान्य प्रयोजन समिति है, नियम समिति है, ये जो सारी समितियां हैं ये सीधे कार्य करती हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं आपके स्पीकर के हैं। इसके साथ में जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना, लोकसभा परिसर की सुरक्षा करना, ये सारी जिम्मेदारी जो आती है अध्यक्ष के दायरे में आती है। विशेषाधिकार का मुद्दा, अब विशेषाधिकार की अगर हम बात करें तो विशेषाधिकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक विशेषाधिकार जो आपका होगा, एक होता है सदन का विशेषाधिकार और एक विशेषाधिकार जो आपका होगा वो होता है संसद सदस्यों का विशेषाधिकार।
तो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित और सदन का विशेषाधिकार, इन दोनों मामले में निर्णय उसे प्राप्त है। जैसे अब कोई भी कार्यवाही उस समय संसद की चल रही है और उस कार्यवाही को अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि इस कार्यवाही का प्रकाशन नहीं करना है, और किसी मीडिया हाउस ने क्या किया कि उसका प्रकाशन कर दिया, तो उसे दंडित करने का अधिकार भी इस समय स्पीकर के पास है। तो अध्यक्ष के पास विशेषाधिकार, उसके बाद में सदन का विशेषाधिकार, सदस्यों के विशेषाधिकार, इन दोनों का वो संरक्षक है। तो ये सारे अधिकार जो हैं आपके अध्यक्ष को प्राप्त हैं। तो इतनी बात समझ गए कि क्या क्या अधिकार आपके इनको प्राप्त है। हाँ, अब एक जो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि निष्पक्षता, कि लोकसभा अध्यक्ष को हम निष्पक्ष कैसे माने। तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर निष्पक्षता की बात है तो हम इसे इस प्रकार कुछ ले सकते हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई, तो संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई वो ब्रिटेन से अपनाई जाती है। तो यहां समझ लेना दोनों में अंतर क्या है, हमारे और उनमें। भारत और ब्रिटेन, ब्रिटेन में जो अध्यक्ष है वो पूरी तरह से गैर पार्टी का व्यक्ति होता है। गैर पार्टी कहने का मतलब कि ब्रिटेन में जैसे चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद में जिस भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा वो अपने पार्टी से क्या करेगा, इस्तीफा दे देगा। तो यहां पर ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है जब तक ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और जैसे इसका कार्य समाप्त हुआ फिर इसने पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इसने ज्वाइन कर लिया। ये प्रक्रिया वहां पर ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में पूरी तरीके से जो स्पीकर है वो गैर तटस्थ व्यक्ति है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर स्पीकर बनाया जाता है वो व्यक्ति पार्टी का, उसमें अपने पार्टी से क्या करता है, रिजाइन नहीं करता। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहां पर छोड़ रहा हूं, भारत का ऐसा कौन सा स्पीकर हुआ जिसने अध्यक्षता, जैसे उसे अध्यक्ष बनाया गया उसने अपने पार्टी से क्या किया था, रिजाइन कर दिया था, अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए। तो इसका उत्तर हमें आपको बताना है, कमेंट में जरूर आप भेजना। अब हम बताते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है कि ब्रिटेन में ऐसी प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति ने अपने दल से इस्तीफा दे दिया कि जहां पर तटस्थता दिखे, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो अगर जब भारत में ऐसा नहीं है तो हम कैसे अपने स्पीकर को तटस्थ माने कि जो हमारा स्पीकर है वो तटस्थ है। तो उसके लिए हमारे यहाँ संविधान में तो प्रावधान नहीं है, लेकिन हमने कुछ परंपराएं ऐसी बनाई है कि जिस परंपराओं के तहत ऐसा है कि हमारा स्पीकर तटस्थ भाव से कार्य करता है। हाँ, स्पीकर का पहला उद्देश्य क्या है कि सदन में सरकार को सुचारू रूप से कार्य करने का वो करे, तो वो बैलेंस करने का काम करता है, जिससे अनुशासन मेंटेन करता है। अब समझना, यहाँ पर हमने क्या यहाँ पे प्रक्रिया बनाई कि जिसके माध्यम से स्पीकर आपका तटस्थ हो। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी स्पीकर को हम हटाते हैं तो हटाने के लिए यहाँ पे हमें संपूर्ण जो लोकसभा के सदस्य हैं तो सभी सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संपूर्ण सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, ना कि किसी दल विशेष, ना कि रूलिंग पार्टी। तो इसलिए यहाँ पर ये तटस्थ पद हो जाता है। दूसरा, जब अध्यक्ष सदन में वोटिंग हो रहा होगा तो यहाँ पे अध्यक्ष अपना प्रथम मत नहीं देता है,
वो बराबरी की स्थिति में मत देता है, और जो मत देता है वो उसका निर्णायक मत होता है। तो ये दूसरा कारण है कि वो निर्णायक मत देता है। तीसरा कारण क्या होता है, इसका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित है, सदन में इस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला कारण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथा, लोकसभा के संचालन करने के लिए जो उसको शक्तियां प्राप्त है और जिस शक्ति के तहत वो कार्यवाही करता है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये भी इसे शक्तियां मिली हैं कि इस जो भी ये इसे शक्तियां मिली हैं और उन शक्तियों के माध्यम से जो कार्यवाही करेगा वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर हम पांचवें की बात करें तो लोकसभा में उसके कार्य पे, उसके आचरण के संबंध में ना ही कोई चर्चा होगी और ना ही उसकी आलोचना होती है। तो ये कारण है, ये जो 5 फैक्टर हैं, इन्हीं पांचों फैक्टर के माध्यम से हम लोकसभा अध्यक्ष के तटस्थता की हम बातें करते हैं, ठीक है, और उसकी तटस्थता को, निष्पक्षता को स्थापित करते हैं। जैसे पहला कि जब वो हटाया जाएगा तो सभी सदस्यों के बहुमत से। दूसरा कि अध्यक्ष अपना प्रथमता मत का प्रयोग नहीं करता, वह निर्णायक मत देता है। तीसरा कि जो उसे सदन लोकसभा संचालन के लिए जो शक्तियां मिली हैं और जिसके तहत वो कार्यवाही करता है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लोकसभा के में ना उसके कार्यों पर, आचरण पर ना कोई उसके चर्चा होगी और ना ही कोई आलोचना होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष भूमिका के लिए प्रेरित करती हैं और इसके माध्यम से वो अपनी निष्पक्षता को साबित करता है। अब एक बात यहाँ पर और है, जैसे अभी मैं देख रहा था एक दो कमेंट में आप लोगों का कि जैसे सांसदों को निलंबित करने को लेकर के कि निलंबन की बात आई, तो जैसे अगर अब प्रश्न है आप लोगों का तो मैं बता दे रहा हूं कि किस लोकसभा में कितने सांसदों को एमपी को निलंबित किया गया। अगर यहां पर हम बात करें तो आप बहुत उसमें मत जाइएगा। पहला हम बात कर लेते हैं 15, 16 और 17। जो 15वीं लोकसभा है, 15वीं लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे वो थी आपकी मीरा कुमार। यहां पे जो आपके स्पीकर हैं वो है सुमित्रा महाजन। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हैं ओम बिरला जी, जो आपके 18वीं लोकसभा के भी स्पीकर आज चुन लिए गए हैं। तो इनके समय हम बात करें तो यहाँ पे 29 सांसदों ने क्या किया था, इन्होंने निलंबित किया था 15वीं लोकसभा में। इनके समय में 81 सांसद क्या हुए, निलंबित हुए। और अगर हम बात करें बिरला जी के समय में तो बिरला जी के समय में सर्वाधिक सांसद क्या हुए हैं, निलंबित हुए हैं। यह आपसे पीटी में पूछा भी जा सकता है क्योंकि 113 सांसद का निलंबन 17वीं लोकसभा में बिरला जी ने किया था। तो ये निलंबन का हो रहा हुआ है, इससे पुराने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। 15, 16, 17 ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक निलंबन हुआ है जो सांसदों का। तो ये रहा है इनसे संबंधित। तो आप ये समझ ही रहे होंगे कि स्पीकर की शक्तियां क्या हैं। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉपिक आपका जैसे उपाध्यक्ष को लेकर के है, तो जैसे आपने देखा कि हमने अभी
उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया था कि उपाध्यक्ष का पद कैसे यहाँ पर सृजन होता है, तो इन सब के बारे में तो हमने बात ही कर लिया था। अब थोड़ा सा संक्षेप में इनके बारे में जान लें कि क्या करते हैं। डिप्टी स्पीकर आपके, जब सदन में आपका अध्यक्ष उपस्थित है तो उपाध्यक्ष की भूमिका एक नॉर्मल सदस्य के रूप में होती है, ये इसकी भूमिका है। अब अगर हम जैसे, मुझे इतिहास पर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि क्या बैकग्राउंड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रहा। डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो नियम के तहत है कि विपक्ष को दिया जाए या परंपरा के तहत है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि कैसे परंपरा बनाई गई, कैसे परंपरा तोड़ी गई। और ये एक दल ने नहीं किया, ये विशेषता इस परंपरा का राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल ने इसे बनाने की बात की। और देखा गया कि उस समय की तत्कालीन सरकारों ने इस परंपरा को तोड़ा। उसके बाद हमने पाया ये कि जैसे हमारे यहाँ पे 16वीं लोकसभा हुई, 17वीं लोकसभा हुई, तो 16वीं लोकसभा में समर्थक को दिया गया, 17वीं में दिया ही नहीं गया, तो यहाँ 16वीं और 17वीं में भी परंपरा का पालन नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष जिस प्रकार से मांग कर रहा है, अब ये विचारणीय मुद्दा है कि उस समय जो रूलिंग पार्टी आपकी है वो क्या करती है, विपक्ष को देती है या ये पद ये अपने किसी सहयोगी दल को देती है, ये उस समय का मुद्दा है कि देखेंगे क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर जैसे चर्चा में है तो आपको कुछ बातें जान लेना जरूरी है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में जो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ये अध्यक्ष का अधीन नहीं होता। दूसरा, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जब भी क्या होगा कि स्पीकर नहीं होगा तो स्पीकर के अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर वैसे ही कार्य करेगा और वही विशेषाधिकार धारण करेगा, वही कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो स्पीकर करता। तो इसके पास विशेषाधिकार भी है स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के पास आपके। जैसे जब भी उपाध्यक्ष को किसी भी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाएगा, तो जैसे ही किसी संसदीय समिति में इसे सदस्य के रूप में बनाया जाता है सदस्य, ये स्वतः उसका अध्यक्ष बन जाता है। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया कि उपाध्यक्ष को जिस भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाएगा वो स्वतः उसका अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी इसका है, तो ये भी असाधारण शक्तियां ही है। वो सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और किसी भी प्रश्न पर मतदान कर सकता है। इसका जो वेतन भत्ता है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है और भारत की संचित निधि पर भारित है। तो ये इसके बारे में बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो वहां पे निर्वाचन है ये कैसे होगा, तो ये आपको इसके निर्वाचन को लेकर के जो मानदंड है वो समझ लेना। तो यहां पे जैसे हमने बात की थी स्पीकर और ये स्पीकर के जो निर्वाचन की तिथि है ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है और जो डिप्टी स्पीकर के निर्वाचन की तिथि है ये डिसाइड करने का जो काम है ये आपका लोकसभा स्पीकर करता है। तो ये दोनों में फर्क है। स्पीकर का चुनाव किस दिन होगा इस तिथि को बताएगा राष्ट्रपति, वो तय करेगा। और यहाँ पे उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा ये तय करने का काम है यहाँ पर अध्यक्ष का। अब इनका यहाँ पर वोटिंग कैसे होगी, तो सदन में जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इनका जो यहाँ पे निर्वाचन होता है। तो उस समय सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 50% बहुमत के साथ। अब मान लो उस दिन सदन में
उपस्थित यहाँ पे संख्या है 400, तो 400 का अगर आप साधारण बहुमत निकालेंगे तो आपका 50% निकल के आएगा। कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है। अध्यक्ष के चुनाव के समान ही उपाध्यक्ष का चुनाव भी क्या होगा, लोकसभा के द्वारा ही किया जाएगा। इनका जो चुनाव है अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, उसके बाद स्पीकर का चुनाव और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव, ये प्रक्रिया है। जब ये वहां पे निर्वाचित हो जाएंगे तो चुने जाने के बाद में इनके भी शपथ का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। ये भी कोई शपथ नहीं लेते, जिस प्रकार से आपका लोकसभा स्पीकर नहीं लेता, ये संसद सदस्य के रूप में क्या होते हैं, शपथ लेते हैं, ना कि उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये प्रावधान है इनके निर्वाचन को लेकर के। जैसे आगे मैं बता ही चुका हूं आपको कुछ देर पहले कि ये 10वीं लोकसभा से क्या हुआ था, ये सुनिश्चित किया गया था कि जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष को जाए और जो यहाँ पर अध्यक्ष पद है रूलिंग पार्टी को। और 11वीं से इस परंपरा का पालन किया गया, लेकिन देखा गया कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। वहां पे एक 16वीं में समर्थक दल को दिया गया और 17वीं में डिप्टी स्पीकर पद खाली था आपका। अब इनके हम कर्तव्यों की बात करें कि उपाध्यक्ष के कर्तव्य क्या होते हैं, तो जब भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो ये कर्तव्य का निर्वहन करेगा। जब अध्यक्ष सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इन दोनों मामले में अगर हम बात कर लें कि जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित नहीं है, तो उसके अलावा जैसे मैं बताया था कि लोकसभा की जो नियमावली है उसके तहत जिस भी व्यक्ति को वहां पर तय किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो सदन का संचालन करता है। एक ज्वाइंट सीटिंग की जो मैंने बात की थी स्पीकर के दौरान, तो जब भी उस समय किसी भी मुद्दे पर जो गतिरोध हुआ और उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाया गया और उस दौरान स्पीकर किसी कारण से अनुपस्थित है, तो यहाँ पर अध्यक्षता करने का जो काम होगा वो आपका डिप्टी स्पीकर करेगा। तो ये सारे कर्तव्य आपको डिप्टी स्पीकर के सौंपे गए हैं।